हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज है संडे और अपने स्पेशल सेशन को करने वाले हैं आज, जो कि होने वाला है सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक यानी कि एसबीटी पे। जो बच्चे पुराने हैं इन क्लासेस में उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। ये क्लासेस लाई जाती हैं आपको नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में लॉजिक से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, कौन सा ग्रामर रूल कहाँ लगेगा और कौन सी एरर बनेगी, ये सब चीज़ें आप मैथ्स वाले लॉजिक या फॉर्मूला की तरह इंग्लिश में लगा के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज की छोटी सी क्लास है और सिंटेक्स बेस्ड एरर्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये वो एरर्स होती हैं जो किसी चैप्टर में कवर नहीं होंगी, ना नाउन में, ना एडजेक्टिव में, ना वर्ब में, ना एडवर्ब में। इनको आपको होलिस्टिकली करना होगा, सब चीज़ों को साथ में लेके। शुरू करें। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना क्लास को। कोशिश यही होती है कि ऐसा कंटेंट आपसे शेयर किया जाए जो कोर्सेज और किताबों से आपको डायरेक्टली ना मिल रहा हो। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास पे 1 ईयर पास पे सेल एक्टिव हो चुकी है 9 से 11 अप्रैल के बीच में। फ़ायदा ले सकते हैं आप, अगर अभी तक आपने सेल को मिस कर दिया था तो। 1 ईयर पास है 269 में मिल रहा है आपको। इस 1 ईयर पास में आपको लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 650 से ज़्यादा एग्जाम्स के। एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ, क्लरिकल, रेलवेज़, सबको अलग अलग बाय नहीं करना है। एक ही पास में सभी के अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो है मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब लेटेस्ट पैटर्न वाले आ रहे हैं, सारे मॉक टेस्ट का फ़ायदा ले सकते हैं। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ मिलेगा आपको लिंक। आपको 1 ईयर पास दिखाएगा 299 में ड्यूरिंग द सेल, इन 3 दिनों के दौरान। लेकिन ये प्राइस भी फाइनल नहीं है। अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10, जैसे इस कोड को लगाएंगे YT10 को, आपका प्राइस घट के कितना हो जाएगा 299 से 269। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक का। अगर आपको पास की ज़रूरत थी देन दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय ए पास। ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ गांधीज फादर वॉज टीयर्स केम डाउन टू हिज चीक्स आफ्टर रीडिंग द नोट। देखने में बहुत ही सिंपल सा और मासूम सा सेंटेंस है ये, और इसका मीनिंग भी आप निकाल लोगे। लेकिन इसमें रखी हुई है एक सिंटेक्स बेस्ड एरर, जिसके लिए आपकी थोड़ी सी पैनी नज़र चाहिए होगी आपको, या फिर सेंटेंस को ब्रेक करने की आर्ट आपको आनी चाहिए। तो पहले मीनिंग निकाल लेते हैं इसका। पहला जो रिएक्शन था, पहली जो प्रतिक्रिया थी MK गांधी के फादर की, गांधी जी के पिताजी की, वो पहली प्रतिक्रिया क्या थी भाई? वो ये थी कि आंसू जो हैं केम डाउन हो गए, नीचे उतर आए उनके चीक्स पे, उनके चेहरे पे, गालों पे। और कब? रीड करने के बाद में, आफ्टर रीडिंग द नोट। तो कोई नोट उनके लिए लिखा होगा गांधी जी ने। जैसे ही गांधी जी के पिता ने अपने बेटे का नोट पढ़ा, लेटर पढ़ा, तो पहली रिएक्शन उनकी यही थी कि उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े उनके गालों पे। सिंपल सेंटेंस है ना। अब इसको ब्रेक करेंगे और मज़ा आएगा आपको सीख करके। यही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 3 रूल्स हैं ब्रेक करने के। मैंने सारे वर्ड्स को अलग अलग कलर्स दे दिए हैं। नाउन्स मिलेंगे ग्रीन में, या जीरेंट्स होंगे ना, वर्ब की ING फॉर्म जो नाउन की तरह काम करती हो सेंटेंस में, वो आपको मिलेंगे ग्रीन में। एडजेक्टिव्स मिलेंगे ब्लू में। येलो में आएंगी कंजंक्शंस अगर आई होंगी तो। वर्ब आएंगी रेड में। प्रेपोजिशन आएगी डार्क ब्लैक में। और एडवर्ब आएगी पिंक में अगर कहीं आई होगी तो। इसके बाद भी कुछ रह जाए जो कि जो है लाइट ब्लैक में हो, तो वो बच जाएगा आर्टिकल, है ना, ए एंड द। तो आर्टिकल आपको लाइट ब्लैक में मिलेंगे। 3 रूल्स हमें फॉलो करने हैं और सिंपल रूल्स हैं ये। रूल नंबर 1, हर सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। अब कम से कम एक का मतलब है 3 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। एक हो गया तो ये रूल नंबर 1 अपना मतलब सेटिस्फाई हो गया। और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? ये ग्रीन कलर का वर्ड ही सब्जेक्ट बनेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन या जिरेंट। रूल नंबर 2, सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट्स हैं कम से कम उतनी वर्ब ज़रूर होंगी। मान लीजिए किसी सेंटेंस में 4 सब्जेक्ट्स हों, तो कम से कम 4 वर्ब्स ज़रूर रखी होंगी उस सेंटेंस में 4 सब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए। और रूल नंबर 3, जितने भी ये डार्क ब्लैक कलर के वर्ड्स हैं, ऑफ, टू, आफ्टर, ये वॉज एक्चुअल में वर्ब है, इसको लाल कलर देंगे, है ना, रह गया। तो जितने भी डार्क ब्लैक कलर के वर्ड्स हैं, इन प्रेपोजिशंस को एक ऑब्जेक्ट आपको ज़रूर देना है। ऑब्जेक्ट कौन होगा? यही ग्रीन कलर का नाउन जो है वर्ड। तो सब्जेक्ट भी ग्रीन, ऑब्जेक्ट भी ग्रीन, सब्जेक्ट मिनिमम 1 और वर्ब हर सब्जेक्ट की मिनिमम 1। सिंपल से रूल्स हैं। अब देखो इनको अप्लाई करेंगे। द एक आर्टिकल है, फर्स्ट एक एडजेक्टिव है और रिएक्शन एक नाउन है। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, कॉमन नाउन है, इसके आगे एस भी लगा सकते हैं। रिएक्शंस कई प्रतिक्रियाएं भी बना सकते हैं। जो सिंगुलर प्लूरल बन जाए वही तो नाउन होता है। जो सिंगुलर प्लूरल बना जा सके वही तो नाउन है ना।
और फर्स्ट एक एडजेक्टिव है क्योंकि फर्स्ट का मतलब होता है पहला। अब ये पहला रिएक्शन हो सकता है, पहला मौका हो सकता है, पहला कुछ भी हो सकता है, पहला है ना, पहला प्यार हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके आगे एक नाउन की आपको हमेशा ज़रूरत होगी, अकेले इसका कोई वजूद नहीं है। भाई मैं बोल दूँ पहला, भाई क्या पहला, पहला रिएक्शन, पहला क्या है ना, तो ये बन गया एडजेक्टिव। तो आपको सेंटेंस में पहला जो नाउन मिले वो नाउन ही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। जो नाउन किसी प्रेपोजिशन से किसी वर्ब के बाद में ना आ रहा हो, उससे बंधा ना हो, वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपको सब्जेक्ट मिल गया अपना, रूल नंबर 1 पूरा हो गया। रिएक्शन आपका सब्जेक्ट है। फर्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, रिएक्शन को मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव के तौर पे। आगे बढ़ो, अब ढूंढना है जी रूल नंबर 2 के हिसाब से सब्जेक्ट की वर्ब। आगे लगी हुई है ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फादर। ये बीच में क्या है, देखो फादर किसी के भी हो सकते हैं, यहाँ बताया गया गांधी जी के फादर। तो फादर नाम के नाउन को गांधी जीज नाम के पजेसिव ने मॉडिफाई किया है एज एडजेक्टिव। माई फादर, योर फादर, गांधीज फादर, समझ रहे हो ना, फादर की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इस एडजेक्टिव ने, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। और आगे बढ़ो, देखो वॉज है यहाँ पे वर्ब, और वर्ब किसकी, इसकी। रिएक्शन सिंगुलर था, रिएक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर है। और आगे बढ़ो, आगे रखा हुआ है जी टीयर्स। टीयर्स को आप सब्जेक्ट नंबर 2 बना सकते हैं, टीयर्स को आप सब्जेक्ट नंबर 2 बना सकते हैं क्योंकि इसकी वर्ब रखी हुई है आगे, वर्ब नंबर 2। देखो वर्ब बिना सब्जेक्ट के तो आएगी नहीं, वर्ब यहाँ रखी हुई है, ऊपर आपको एक सब्जेक्ट मिल गया, उसके पहले नाउन, इसको सब्जेक्ट बना के सब्जेक्ट नंबर 2 और वर्ब नंबर 2 बना दो, केम डाउन। पहली रिएक्शन गांधी जी के फादर की थी कि आंसू टपक पड़े, टीयर्स केम डाउन। और आगे बढ़ो, टू प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट है चीक्स, हिज अगेन एक पजेसिव है, माई चीक्स, योर चीक्स, आवर चीक्स, हर चीक्स, हिज चीक्स, है ना। तो हिज यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव चीक्स नाम के नाउन के लिए। आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आपको जीरंड मिल रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद में आ जाए तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरंड। और ये क्या काम करती है सर, ये नाउन का बहरूपिया है, नाउन की तरह ही बिहेव करती है, बस होती है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आफ्टर के बाद में प्रेपोजिशन के बाद में मिली तो ये बन गया जीरंड। अच्छा, रीडिंग जो एक वर्ब से बनने वाला जीरंड है, वर्ब से बना है ना भाई, आईएनजी फॉर्म लगी है तो वर्ब ही है ये। और वर्ब से बनने वाला जो जीरंड है उसने अगर किसी नाउन से व्हाट का रिप्लाई करवा लिया, कोई भी वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे मेन वर्ब की फॉर्म में हो, चाहे जीरंड की फॉर्म में हो, चाहे पार्टिसिपल की फॉर्म में हो, चाहे 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव की फॉर्म में हो, अगर उससे कोई नाउन व्हाट का रिप्लाई कर रहा हो या होम का रिप्लाई कर रहा हो और उसके बिल्कुल बाद में रखा हो, तो वो नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो नाउन था, वर्ब क्यों बोल रहे हो, है तो ये वर्ब से बनने वाला ना, सेमी वर्ब है ये। तो इस सेमी वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया नोट। क्या पढ़ा गांधी जी के पापा ने, नोट को पढ़ा आफ्टर रीडिंग द नोट। एक बार पूरी स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत सी एरर है फिर आपको दिखेगी। सब्जेक्ट है आपका पहला रिएक्शन, वर्ब है इसकी वॉज, ठीक है, वर्ब नंबर 1। ये रेड कलर में डालनी थी, मैं भूल गया, है ना, इसको रेड समझ लो। ऑफ प्रेपोजिशन से गांधी जी के फादर जुड़े हुए हैं, गांधी जी एडजेक्टिव है, फादर इनका जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। फर्स्ट भी एक एडजेक्टिव है जो रिएक्शन नाम के सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। आगे मिला सब्जेक्ट नंबर 2 टीयर्स, वर्ब नंबर 2 मिली केम डाउन। टू प्रेपोजिशन है, चीक्स इसका ऑब्जेक्ट है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, रीडिंग इसका ऑब्जेक्ट है, और इस रीडिंग नाम के जीरंड ने अपना खुद का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है वर्ड से रिप्लाई करवाने वाला, जो कि है नोट। अब एरर कहाँ है, मुझे ये बताओ, क्या सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? हिंट दे रहा हूं आपको, सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर अगर आएगा तो बीच में क्या होगी जी, बीच में होगी सर कंजंक्शन दैट, या कोई और भी कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन हो, समझ पा रहे हो। अंग्रेजी में कंजंक्शंस का काम होता है सब्जेक्ट्स और वर्ब्स के पेयर्स को मिलाना। आपने बोल दिया यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, तो भैया इन दोनों के बीच की कंजंक्शन कहाँ है, वेयर इज़ द कंजंक्शन? तो एक तो हिंट आपको ये मिली, दूसरा कंजंक्शन दिख रही है कहीं, नहीं दिख रही ना येलो कलर में। दूसरी हिंट आपको ये मिली, सब्जेक्ट 1 आपने लिखा था ये और वर्ब लिखी थी आपने ये, तो वर्ब के बाद में जो है लिंक वर्ब, इंग्लिश में लिंक वर्ब का कॉन्सेप्ट समझे, इज एम आर वॉज वर बी बिंग बिन। फिर लिख रहा हूं यहाँ पे, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग और बिन। ये जो 9 वर्ब्स हैं, 8 वर्ब्स, ये जब भी मेन वर्ब बन के आएंगी अपने बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जरूर लेंगी। तो यहाँ पे वॉज आई है जब मेन वर्ब बन के, तो इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ है? तो इस कहानी से हमें क्या पता लगा, सर ये सब्जेक्ट नंबर 2 नहीं है और ये वर्ब नंबर 2 नहीं है, तो फिर क्या है?
सर ये तो लिंक वर्ब के बाद में आने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द रिएक्शन ऑफ गांधीज फादर वाज टीयर्स। आ रही है बात समझ में? शी वॉज गुड, ही वॉज ए टीचर, माई फादर वॉज ए कारपेंटर, द गांधीज फादर्स रिएक्शन वॉज टीयर्स। और ये जो वर्ब आप बता रहे हो ये किसी की वर्ब नहीं है, एक्चुअल में इसकी फॉर्म को गलत करके लिखा गया है। ये एक एडजेक्टिव बनेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो टीयर्स जो कम डाउन हो रहे थे उनके चीक्स पे, टीयर्स कमिंग डाउन टू हिज चीक्स आफ्टर रीडिंग द नोट। आ गई बात समझ में? कैसे पता लगा मुझे ये वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको सब्जेक्ट बनाया था वो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकला। वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए था, आया ही नहीं वो। तो जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको बना दिया है तो ये किसी और का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और फिर ये वर्ब नहीं हो सकती। फिर ये वर्ब नहीं होगी तो क्या बनेगी? ये बनेगी एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो वाले आंसू जो आ रहे थे लुढ़क के आंखों पे, टीयर्स कमिंग डाउन टू हिज चीक्स। एक तरीका था इस एरर को सही करने का ये। और दूसरा तरीका क्या है? सर दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे दैट लगा दें। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ गांधीज फादर वॉज, अब ये दैट से बनने वाला पूरा क्लोज जो है ना, ये बन जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट टीयर्स केम डाउन टू हिज चीक्स आफ्टर रीडिंग द नोट। और दैट कंजंक्शन आ जाने के बाद में इसको सब्जेक्ट टू और इसको वर्ब टू बुलाया जा सकता है। दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस सही किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा वहाँ पे आपको केम से कमिंग करवाने की कोशिश कर रहा होगा आपका एग्जामिनर, और दैट अगर लगा दोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन जनरली नया वर्ड ऐड करवाने की बजाय एग्जामिनर आपसे एग्जिस्टिंग वर्ड्स को ही चेंज करने के लिए एक्सपेक्ट करता है ना। दोनों ही तरीके से हो सकती थी एरर सही। चलो बढ़े नेक्स्ट पे, आ जाओ। सेंटेंस आपके सामने है, एक बार इसको पढ़ लो। सिंटेक्स बेस्ड एरर है, इसी तरह की मिलेगी, और फिर एरर को निकाल के बताएंगे अपने। आई वॉज शॉक्ड to see my grandmother had aged since the last time we visited her। मैं शॉक्ड था, मैं बहुत ही हैरान था देख करके कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो एज कर चुकी थी। एज करना मतलब बूढ़े हो जाना, ओल्ड हो जाना। मेरी दादी बूढ़ी हो चुकी थी, और कब से? जब लास्ट दफ़ा उनसे मैं मिला था, हमने उनको विजिट किया था, उनके घर गए थे। तो लास्ट टाइम मान लो मैं 2012 में गया था, अब हो गया 2023, तो मैं बड़ा शौक था कि 10 साल में दादी तो बहुत बदल गई, एज कर चुकी थी। बहुत ही मासूम सा सेंटेंस है। अब देखेंगे एरर कहाँ पे रखी है। ब्रेक कर लेते हैं इसको। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, वॉज इसकी वर्ब है, वर्ब नंबर 1। शॉक्ड यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। अब आप पूछोगे सर शॉक तो वर्ब भी होती है। शॉक का मतलब होता है झटका देना। अगर ये वर्ब है तो ये बन जाएगा पैसिव में सेंटेंस, आई वॉज शॉक्ड। और इसका मीनिंग क्या होगा? मुझे झटका दिया गया। भाई आई वॉज किल्ड, मुझे मारा गया। आई वॉज बीटन अप, मुझे कूटा गया, है ना। आई वॉज प्रेज्ड, मेरी प्रशंसा की गई। आई वॉज क्रिटिसाइज्ड, मेरा क्रिटिसिज्म हुआ। आई वॉज शॉक्ड, मुझे बिजली के झटके दिए गए। तो क्या बिजली के झटके दिए गए क्या? मुझे किसी ने झटका दिया? देने वाला कौन है भाई? नाम लिखा हुआ उसका। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल जाए और सेंटेंस का कुछ मीनिंग ना निकल रहा हो पैसिव में, तो समझ लो वो सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है। एग्जांपल दे देता हूँ मैं। आई एम मैरिड। अब आप बोलोगे मैरिड तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव बन गया। इसका फिर मीनिंग क्या निकला? मेरी शादी की जाती है। भले मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, उठते ही मेरी शादी हो जाती है। आई एम मैरिड एवरी डे, ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड। ये बिल्कुल वैसा ही है, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम मैरिड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पैसिव बन गया। अगर पैसिव का मीनिंग निकले तभी पैसिव बनेगा, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टेट को, एक अवस्था को बताएगी सेंटेंस में। समझ गए इस बात को? सब्जेक्ट है आपका आई, वर्ब है इसकी वॉज। ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो मैंने आपको बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में आता है, और जो कि एडजेक्टिव या नाउन कुछ भी हो सकता है। इस केस में ये एडजेक्टिव यानी कि पार्टिसिपल। अच्छा शॉक्ड क्यों था मैं भाई? इस चीज़ को देख करके। एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनेटिव को रखा गया है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करवाने के लिए। इस इन्फिनेटिव को बोलेंगे एडवर्बियल इन्फिनेटिव। एडवर्बियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि एडजेक्टिव को जो है एडवर्ब भी मॉडिफाई करती है। मैं शॉक्ड कैसे था? मैं इस चीज़ को शॉक था देख करके। एडवर्बियल इन्फिनेटिव शॉक्ड नाम के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा सी किसको देखा? सी देखा जी मेरी ग्रैंड मदर को।
और क्या देखा, ग्रैंड मदर जो है बूढ़ी हो चुकी थी। सब्जेक्ट नंबर 2 बनाया ग्रैंड मदर, वर्ब बना दी हैड एज्ड, ग्रैंड मदर बूढ़ी हो चुकी थी। इतना समझ गए। सब्जेक्ट नंबर 1 आई, बार बार लिख रहा हूँ मैं, यहीं से हिंट मिल जानी चाहिए। सब्जेक्ट नंबर 2 ग्रैंड माँ और वर्ब नंबर 2। अब क्या मिला आगे, सिंस कंजंक्शन मिली। कंजंक्शन के बाद में क्या लगाना चाहिए, एक नया सब्जेक्ट होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। देखो सिंस अंग्रेजी में कंजंक्शन भी है और सिंस एक प्रेपोजिशन भी है। अगर इसके बाद में कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए तब तो ये प्रेपोजिशन है, और अगर इसके बाद में कोई क्लोज आ जाए, सिंस यू टोल्ड मी दिस सीक्रेट, जब से आपने मुझे सीक्रेट बताया है, आई कैन नॉट स्लीप, मैं रात में सो नहीं सकता। तो सिंस के बाद में यू टोल्ड मी ए सीक्रेट, अगर पूरा क्लोज आ गया तब तो सिंस कहलाती है कंजंक्शन। सिंस और आफ्टर दोनों की यही कहानी है। और अगर इनके बाद में कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, सिंस जनवरी, आफ्टर फरवरी, है ना, तो उस केस में ही बन जाती है प्रेपोजिशन। तो ये कंजंक्शन आपको देखने में लग रही होगी, लेकिन ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द लास्ट टाइम, सिंस द लास्ट टाइम। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 3 रखा है वी और इसकी वर्ब नंबर 3 है विजिटेड। और विजिट किसको किया, वर्ब से होम का रिप्लाई करने वाला नाउन है, प्रोनाउन है हर, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। चलो एक बार सारा रिपीट कर देता हूँ, फिर देखो इसमें एरर आपको, मेरे ख्याल से अभी तक एरर मिल गई होगी, मोटी मोटी तो सबको मिल गई होगी। 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, और 3 वर्ब्स हैं। बाकी सब जो है रूंगा झूंगा उसको मिक्स कर दो, किसके साथ किसको करना है। ये वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये एडवर्बियल इन्फिनिटिव है। अच्छा सिंस एक प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका लास्ट टाइम। अब मुझे बताओ 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं कि एक सेंटेंस में, हो सकते हैं सर। 3 सब्जेक्ट होने के लिए 2 कंजंक्शन होनी चाहिए भाई। एक सब्जेक्ट होने के लिए 0 कंजंक्शन, 2 सब्जेक्ट होने के लिए 1 कंजंक्शन, 3 सब्जेक्ट होने के लिए 2 कंजंक्शन, 4 सब्जेक्ट होने के लिए 3 कंजंक्शन। कंजंक्शन की संख्या हमेशा सब्जेक्ट की संख्या से कम होगी, क्योंकि कंजंक्शन 2 सब्जेक्ट्स को आपस में मिलाती है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है लेकिन कंजंक्शन है 0। सिंस को जो मैं कंजंक्शन मान बैठा था, ये एक्चुअल में निकला प्रेपोजिशन। तो कहाँ से आएंगे 2 कंजंक्शन, देखो यहाँ पे एक कंजंक्शन रखी हुई है व्हेन, जिसको ओमिट किया गया है। ओमिट करने का मतलब है सेफली किसी वर्ड को अंग्रेजी में हटा देना, ताकि रीडर अच्छे से समझ भी पा जाए, उसको हटने के बाद भी रीडर को कन्फ्यूजन ना हो। तो जनरली व्हेन नाम की कंजंक्शन को और दैट नाम की कंजंक्शन को सेफली सेंटेंस में से रिमूव कर दिया जाता है, अगर कोई और कन्फ्यूजन सेंटेंस में पैदा ना हो रही हो। तो ये व्हेन कंजंक्शन जो है ना, ये तो यहाँ पे ओमिटेड है, इसको तो मैं मान लेता हूँ। अब एक कंजंक्शन और गायब है, एक तो आ गई आपके पास, एक और गायब है। तो देखो 2 तरीके से अब इस सेंटेंस को सही कर पाएंगे। ये वाली तो कोई एरर नहीं है, तो ओमिशन किया हुआ है, ये इजीली अंडरस्टूड है कि व्हेन को हमने नहीं लिखा। दूसरा जो है ना, वो एक्चुअल में कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, आपने जिसको सब्जेक्ट वर्ब माना है वो सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं। ये जो सी है ना, सी, ये है एक इन्फिनेटिव, और इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है ग्रैंड मदर। आई वॉज शॉक्ड टू सी माई ग्रैंड मदर। और ये जो हैड एज्ड है, ये जो परफेक्ट टेंस में वर्ब लगी हुई है, ये वर्ब नहीं है, इसको आपको बदलना है पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल परफेक्ट में जा रहा है तो वर्ब परफेक्ट में जा रही है, तो पार्टिसिपल भी परफेक्ट में जाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस में V3। बात समझे भाई। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल 2 तरह के होते हैं। जब नॉर्मल वर्ब लिखी हुई थी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदल दिया उसको, पीछे लिखा ना हमने, टीयर्स के आगे कमिंग लिख दिया। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वर्ब नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट में वर्ब है, तो पार्टिसिपल भी परफेक्ट होगा, जो होता है हैविंग प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म। तो मैं लिखूंगा माई ग्रैंड मदर हैविंग एज्ड। आगे बात समझ में। तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है सर, सब्जेक्ट यहाँ पे 2 ही हैं, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। ये जो है सी वर्ब का, सी इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। मैंने देखा मेरी दादी को, और दादी को कैसे देखा, एज की हुई दादी को देखा, बूढ़ी हुई दादी को देखा, हैविंग एज्ड वाली दादी को देखा। हैविंग प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म बता रही है कोई काम एक्शन हो चुका है, समझ गए। तो ये इसमें एरर थी सर, यहाँ पे आपको पार्टिसिपल लगाना था। अब इसको सही करने का एक और तरीका भी हो सकता है। आपका एग्जामिनर आपसे यहाँ पे हैविंग लगवाना चाह रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिना लगाए भी हो सकता है। वो क्या तरीका है, आप यहाँ पे कंजंक्शन ऐड कर दें। आप यहाँ लिखें आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड। कंजंक्शन आ गई बीच में। मैं बड़ा शौक था देख करके कितना मेरी दादी बूढ़ी हो चुकी थी, हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड। या ऐसा लिख दो हाउ माई ग्रैंड मदर एज्ड, कैसे मेरी दादी बूढ़ी हो गई थी। मैं शौक था देख करके कैसे, हाउ मेरी दादी बूढ़ी हो गई थी। या लिख दो वाई,
क्यों मेरी दादी बूढ़ी हो गई थी, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, कंजंक्शन बीच में ऐड करके आप दादी को सब्जेक्ट नंबर 2 बना के इसको वर्ब नंबर 2 बना सकते हो। तो ये है जुगाड़ जो कि एग्जामिनर आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन आना चाहिए आपको, एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे ये। चलो आगे बढ़े, एक सेंटेंस और करवाता हूं मैं, उसके बाद में आपको मिलेंगी 2 क्विज के अंदर, है ना, खुद से आपको ट्राई करना है। अच्छी लग रही हो क्लास तो जरूर से एक लाइक और एक शेयर दे दो, ताकि हर वीक इस क्लास को ला सकें। मैं थीम हर वीक चेंज कर रहा हूँ, कभी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर करवा रहा हूँ, कभी सिंटेक्स बेस्ड एरर्स पे करवा रहा हूँ, हर तरह की चीज़ आप सीख सको। फटाफट से सेंटेंस को पढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू मेमोराइज ऑल इंफॉर्मेशंस वट वर शेयर्ड विद देम बाय द प्रोफेसर। स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्ट किए गए थे कि वो मेमोराइज करें, याद करें सभी इंफॉर्मेशंस को जो कि शेयर की गई थी उनके साथ में, वट वर शेयर्ड जो कि शेयर की गई थी उनके साथ में उनके प्रोफेसर के द्वारा। चलो जी स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट नंबर 1, वर इंस्ट्रक्टेड, पैसिव वॉइस में इसकी वर्ब है, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया गया, ऐसा निर्देश दिया गया। अच्छा क्या निर्देश दिया गया भाई, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रहा है ये इन्फिनेटिव, और जो वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर दे वो कहलाता है जी एक नाउन। ये नाउन है, नाउन इन्फिनेटिव बोलेंगे इसको, इन्फिनेटिव तो है ही, नाउन का काम कर रहा है तो नाउन इन्फिनेटिव। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। मेमोराइज क्या करना है, मेमोराइज मतलब याद करना, मेमोरी में घुसेड़ना। तो मेमोराइज करना है सारी इंफॉर्मेशंस को, मेमोराइज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशंस नाम का नाउन। आगे बढ़ो, आगे लगी हुई है वट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में 2 कामों को एक साथ करते हैं। रिलेटिव है तो इसका मतलब ये एक कंजंक्शन का काम करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, और प्रोनाउन है तो मतलब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, वर्ब को या तो वर्ब को अपनी वर्ब ले आएंगे या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो देखो आगे वर्ब लिखी हुई है वर शेयर्ड, ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है और साथ में एक कंजंक्शन को भी लेकर के आया है। रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हु विच दैट वट, 4 ही होते हैं बेसिकली, हु विच दैट वट, चारों का काम यही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन जाए और साथ में एक कंजंक्शन का काम भी कर दें, एक जुगाड़ू होते हैं, एक कंजंक्शन भी बन के आ जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशंस के बाद में ये कंजंक्शन भी आ गई और सब्जेक्ट नंबर 2 भी आ गया। वर्ब नंबर 2 है वर शेयर्ड, विद प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है देम, देम एक प्रोनाउन है, बाय प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है प्रोफेसर, प्रोफेसर एक नाउन है। ब्रेक कर लिया सेंटेंस, एरर पकड़ में आई, मोटा मोटा लिख रहा हूं मैं, देखते एरर आ जानी चाहिए पकड़ में। सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2, 2 सब्जेक्ट आए हैं, कंजंक्शन कहाँ है, कंजंक्शन यही बना हुआ है सर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको कंजंक्शन की अलग से जरूरत नहीं होती। इंस्ट्रक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है मेमोराइज नाम का इन्फिनेटिव, ऑल एक एडजेक्टिव है, इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है इंफॉर्मेशंस, वो मेमोराइज करना है जो है सारी इंफॉर्मेशंस, विद प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है देम, बाय प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है प्रोफेसर। देखो इसमें एक्चुअल में एक नहीं 2 एरर्स हैं, और एक एरर मैंने जानबूझ के डाली है जिसके चक्कर में आपका सारा दिमाग उसी पे लग जाए, और वो है सीधी सीधी इंफॉर्मेशंस वाली। इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है इंग्लिश में जो कभी प्लूरल नहीं बनता, अनकाउंटेबल है, इसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। बात आ रही है समझ में? इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है इंग्लिश में जिसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। इंफॉर्मेशन, रिसर्च, लेजिस्लेशन, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्नीचर, न्यूज़, याद है ना वो सारे नाउन्स। तो ये एस जो मैंने लगाया ना ये गलत है, ये एरर आपको मैंने जानबूझ के रखी थी क्योंकि सारा आपका दिमाग अब इसमें चला गया, और इस इंफॉर्मेशन की वजह से आपके रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे वॉज शेयर्ड। तो ये एरर तो है ही, जो एरर आपको पकड़नी थी वो है सिंटैक्स की, वो है अलग, वो एरर है सर वट की। वट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में तब लगाया जाए जब कोई एंटीसीडेंट ना हो उस चीज़ का। मान लीजिए इंग्लिश ऐसा ये सेंटेंस ऐसा बना होता है इंग्लिश में, स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू मेमोराइज, और ये निकाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको वॉज लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू मेमोराइज वट वॉज शेयर्ड विद देम बाय द प्रोफेसर। अब इसमें वट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कहाँ है, इसका है ही नहीं। मीनिंग क्या निकला, स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप याद करें जो आपसे शेयर किया जा रहा है प्रोफेसर के द्वारा। अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ तो लिखी नहीं हुई, इंफॉर्मेशंस नाम का नाउन मैंने बीच में से निकाल दिया। तो जब चीज़ लिखी ही ना हो, ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो जो कि हो ही ना सेंटेंस में, या अलग शब्दों में कहूँ रिलेटिव प्रोनाउन का कोई एंटीसीडेंट ही ना हो, उस केस में वट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। जब एंटीसीडेंट आ गया ना भाई, एंटीसीडेंट आ गया, फिर वट यूज़ नहीं हो सकता, इसकी जगह या तो यूज़ होगा हु, या यूज़ होगा विच, या यूज़ होगा दैट। हु आएगा नहीं इस केस में क्योंकि ये कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। विच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है।
दैट आएगा, आप यहाँ लिखेंगे दैट। सिंटेक्स बेस्ड एरर, समझ गए। वट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर इन्फॉर्मेशंस नाम का एंटीसीडेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू मेमोराइज वट वॉज शेयर्ड, तब उस केस में वट सही था। बच्चों को कहा गया कि याद करो जो भी आपसे शेयर किया जा रहा है। अब वो जो भी क्या है वो तो लिखा ही नहीं हुआ। तो जब भी जो भी की बात हो तभी वट को लगाना है, नहीं तो हु विच दैट को लगाना है। हु आता है ह्यूमंस के लिए, विच आता है नॉन ह्यूमंस या फिर प्रॉपर नाउन्स के लिए, और दैट आता है इंफॉर्मेशंस जैसे किसी कॉमन नाउन के लिए। यहाँ लगाएंगे दैट। तो इसमें 2 एरर्स थी, 3 मान लो। एस को निकालेंगे, यहाँ वॉज लिखेंगे और यहाँ पे दैट लिखेंगे। चलिए यहीं रैपअप करेंगे क्लास को, छोटी रखूंगा मैं। लास्ट के 2 सेंटेंस आपको दे रहा हूँ एज अ क्विज। ये फर्स्ट सेंटेंस आपका, फटाफट से देख लो इसको। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सेंटेंसेस से क्लास को शुरू करूंगा और कमेंट सेक्शन में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक भी कर लेना इनके आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्यारा सा। और ये है आपका सेकेंड सेंटेंस। बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, कमेंट सेक्शन में आंसर डालो, मेरे आंसर से मैच करना और देखना कितना आपका सही है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप।